हेलो स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट की 650 नंबर ऑफ वैकेंसीज लॉन्च करी है। काफी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन कब आएगी। सो फाइनली 16 फेब को आपकी आरबीआई असिस्टेंट की 650 असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें कि उन्होंने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया है, सारा एग्जाम पैटर्न आपको बताया है। वो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ओके। और फिर मैं बताऊंगी कि हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पहले आप एलिजिबिलिटी पूरी चेक कर लेना अच्छे से। और आपको ये फॉर्म अगर फिल करना है तो 16 फेब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और ये आपकी खत्म हो जाएगी 8 मार्च 2026 को। यानी 16 फेब से 8 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट है 11 अप्रैल। तो अगर हम देखें, अभी हम मिड ऑफ फेब में है एक तरीके से, और आपके पास अप्रैल का भी महीना पूरा नहीं है। तो पूरा अगर आप देखो तो बस मार्च का महीना है, मतलब हार्डली 1.5-2 महीने का समय है आपके पास फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, मेंस एग्जाम बाद में होगा। मेंस एग्जाम की डेट है 7 जून। तो मेंस तक का तो समय काफी है, बट अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत कम टाइम है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो ये टाइम आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करके इस एग्जाम को क्लियर कर सके और मेंस में अपीयर हो सके। और इसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 20 से 28 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज आप कैलकुलेट करेंगे एज ऑन 1 फेब 2026। एक तरीके से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 फेब 1998 या फिर 1 फेब 2026 के बीच में या इन दोनों डेट्स पे आ रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशंस है, जैसे कि अगर आप SC ST से हैं तो आपका मैक्सिमम एज 28 नहीं 33 इयर्स रहेंगी। 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से ओबीसी के केस में 3 साल की रिलैक्सेशन है, जिसमें कि मैक्सिमम एज है 31 इयर्स। पीडब्ल्यूबीडी के केस में 10, 13 और 15 साल की रिलैक्सेशन है, जिसमें कि जर्नल कैटेगरी वालों के लिए 10 साल की, ओबीसी के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के केस में आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस में जो आपकी ड्यूरेशन रही है सर्विस की, प्लस 3 साल उसमें ऐड कर लीजिए, तो ये जो नंबर ऑफ इयर्स आएंगे वो मैक्सिमम 50 इयर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन की बात करें तो उनको अप टू 35 इयर्स वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम SC ST की बात करें तो उनके केस में मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। तो आप देख लीजिए कि आप जर्नल कैटेगरी के हैं कि रिजर्व कैटेगरी के हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, तो क्या आपकी एज जो है इस लिमिट में आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें कि क्वालिफिकेशन मांगी है उन्होंने सिंपल बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आपने जो भी कर रखा है सब चलेगा। ओके, ग्रेजुएट होने चाहिए। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी है उन्होंने, 50% मार्क्स भी मांगे हैं। आपकी जो स्कोर्स है वो कितने होने चाहिए, 50, एटलीस्ट 50% आपने स्कोर किया हो ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 50% आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा स्कोर्स नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड से स्कोर्स हैं जो उन्होंने डिमांड करे हैं। हाँ, और ये जर्नल कैटेगरी के लिए है। अगर हम बात करें SC ST या PWBD की, तो उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स होने जरूरी हैं, उनके लिए 50% की लिमिट नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में उन्होंने बोला है आपको, अब यहां पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, उन्होंने बोला नॉलेज। आपकी नोटिफिकेशन में वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी पे आपको वर्ड प्रोसेसिंग चलाने की नॉलेज हो। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, बस आपको नॉलेज डिमांड करी है। और यहाँ पे उन्होंने जो स्पेशल केस है एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ग्रेजुएट हैं, और अगर नहीं है तो मेट्रिकुलेशन और 15 साल की आपकी सर्विस अगर है तो चलेगा। जैसे कि कहीं जो है 10th के बाद भी आपका होता है कि आपने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो अगर आपकी जो सर्विस है वो 15 साल की रही है और आपने 10th पास की हुई है तो फिर आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इवन इफ अगर आप ग्रेजुएट नहीं है। पर ये सिर्फ
किसके लिए है स्पेशल केस? एक्स सर्विसमैन के केस के लिए। ओके, सो आई होप क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगी प्रीलिम्स की। देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम मैंने अभी आपको बताया था कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 11 अप्रैल को है, 11 अप्रैल 2026 को। तो इस एग्जाम के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है। ओके, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कुल 100 सवाल। ओके, और आपका एक सवाल 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो 0.25 आपका डिडक्ट होगा। ओके, तो ये 30, ये 35 और ये 35 मार्क्स, मतलब जितने सवाल उतने नंबर। तो 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा और टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट ही रीजनिंग के लिए और 20 मिनट ही मैथ्स के लिए। तो कुल मिलाकर आपको 1 घंटे का समय मिल रहा है। 1 आवर का प्रीलिम्स होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, 11 अप्रैल को है प्रीलिम्स का एग्जाम। अब 11 अप्रैल तक आपको क्या करना है? 11 अप्रैल तक आपको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं अर्जेंटली कवर करने हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स है। ओके, सेकेंड थिंग, आप जब इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, आपका वहां पे लेवल जो है थोड़ा इजी टू मॉडरेट आप रख सकते हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन में। सिलेबस आपका प्रीलिम्स और मेंस का सेम ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि जिस टॉपिक से आपका प्रीलिम्स में सवाल आ रहा है वो थोड़ा इजी लेवल का होगा और उसी टॉपिक का मेंस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा हाई लेवल का होगा। तो इतना सा फर्क होता है प्रीलिम्स और मेंस का, बट सिलेबस सारा सेम है। इट इज नॉट कि इसमें ये टॉपिक आएगा और इसमें ये टॉपिक आएगा, आपका सिलेबस बंटा नहीं हुआ, सेम सिलेबस है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फर्क है प्रीलिम्स में उसी सिलेबस में से इजी टू मॉडरेट, और आपका जो मेंस है उसमें थोड़ा मॉडरेटली हाई लेवल का रहेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो जो 11 अप्रैल को आपका पेपर है उसके नंबर काउंट नहीं होने हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी मेंस की, तो बच्चे मेंस उन्हीं बच्चों का होगा जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, और आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे कि 650 वैकेंसीज है, उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। उन बच्चों का कॉल लेटर आएगा फॉर मेंस एग्जाम, और फिर जो मेंस एग्जाम है जो कि आपका 7 जून 2026 को होगा। अब मेंस में अगेन रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स तो आएगा, पर यहां पे आपके लिए 2 सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर। तो एक तरीके से आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को आफ्टर 11 अप्रैल भी कवर कर सकते हैं। 11 अप्रैल के बाद आपके पास अप्रैल और मई अराउंड 2 महीने का समय होगा, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर 11 अप्रैल के बाद कवर करते हैं तो आप फिर भी इस प्रिपरेशन को मैनेज कर पाएंगे। ओके, और आपका मेंस में सभी सेक्शंस के 40 क्वेश्चंस है, 200 सवाल, 200 नंबर, एक सवाल 1 नंबर का है, और सेक्शनल टाइम लिमिट आपकी मेंस में भी रहेगी। 30 मिनट ही मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। और अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो 25 मिनट, और कंप्यूटर के सेक्शन में जिसमें 40 सवाल आने उसमें आपको मिलेंगे 20 मिनट। यानी कुल मिलाकर आपका जो मेंस का पेपर है वो 135 मिनट्स का होगा। ये पेपर जो आपका 7 जून को होना है। अब देखिए आपका 11 अप्रैल वाला पेपर तो क्वालिफाइंग है, मतलब अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो कितने मार्क्स से क्लियर की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है या कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा है, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। कट ऑफ से ऊपर होने चाहिए नंबर, ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, और जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा उनका मेंस का कॉल लेटर आएगा। अब मेंस का कॉल लेटर आ गया, ठीक है। अब मेंस का पेपर कितने बच्चों का क्लियर होगा? आपकी जो वैकेंसीज है उसके 2 टाइम स्टूडेंट्स, उसके डबल स्टूडेंट्स जो होंगे, 650 है ना आपकी टोटल वैकेंसीज, और थोड़ा बैकलॉग भी है, और कई बार आपका एग्जाम डेट तक थोड़ा सा वैकेंसीज बढ़ भी जाती है, तो उस टाइम तक आपकी जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी उसका डबल किया जाएगा, और उतने बच्चों का मेंस का एग्जाम क्लियर होगा। अब प्री के नंबर तो काउंट होने नहीं है, अब आपके जो मेंस के नंबर आए हैं उससे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, सिर्फ जिसपे मेंस के नंबर मैटर करेंगे, मतलब सिर्फ इस पेपर के स्कोर्स के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ओके, प्रीलिम्स के स्कोर्स के बेसिस पे आपका मेंस के लिए आपको एंट्री मिली है,
अब मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपकी एक रैंकिंग बनेगी, ठीक है। बट इसके अलावा मेंस के बाद भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी है। ऑल्दो उनके मार्क्स नहीं ऐड हो रहे, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको क्वालिफाई करना है। ओके, तो ये आपका मेंस का था और नेगेटिव मार्किंग आपकी मेंस में भी रहेगी। ओके, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें आपका। उसके बाद आता है एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपका फाइनल गेट है जिसको आपको एंटर करना होगा। ऑल्दो इस टेस्ट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, आपके इस टेस्ट के जो मार्क्स है कोई मार्क्स नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि आपको, देखो हर स्टेट, क्योंकि ये असिस्टेंट का पेपर है, आप एक स्टेट के लिए भरेंगे, तो आपने जिस स्टेट के लिए भरा है वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। तो वो एक टाइप ऑफ टेस्ट लेंगे जिसमें आपकी ये 4 क्वालिटीज को चेक किया जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर आपसे रीड करवा लेंगे उस लैंग्वेज का, आपसे बात कर लेंगे उस भाषा में, है ना, 5 लाइनें लिखवा लेंगे आपसे। तो किसी भी तरीके से आपसे सिर्फ आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज चेक करी जाएगी। और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसको मजाक में मत लेना, ठीक है। इसके स्कोर्स काउंट नहीं होने, आपको चाहे इस टेस्ट को सिर्फ क्वालिफाई करना है। पर अगर आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका चाहे रैंक 1 हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो एलपीटी जो है वो क्वालिफाई करना है, और अगर आपको वो भाषा आती है तो आपको क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो मेरा ये कंसर्न है कि आप जो भी स्टेट भर रहे हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चेक कर लेना, वो आपको आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर आपको तो एलपीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मान लो ऐसी लैंग्वेज है जो आपको आती नहीं है और भर दोगे, और एलपीटी में सोचोगे एलपीटी में कोई बात नहीं, मेरिट में तो नाम आ ही गया, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको वो भाषा आनी चाहिए। ओके, ये सबकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद की स्टेट से भर रहे हैं तो गुजराती आपको आनी चाहिए। बेंगलुरु के लिए कन्नड़, भोपाल के लिए आपकी भाषा है हिंदी, भुवनेश्वर के लिए ओडिया, चंडीगढ़ से भर रहे हो तो पंजाबी या फिर हिंदी, चेन्नई से भर रहे हो तो तमिल, गुवाहाटी से भर रहे हो तो असमीज, बंगाली, मिजो, बोडो, मणिपुरी और खासी। इनमें से कोई भी एक भाषा, सब नहीं है, इनमें से कोई एक आनी चाहिए। ओके, हैदराबाद से भर रहे हो तो तेलुगु आनी चाहिए, जयपुर के लिए हिंदी आनी चाहिए, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी या कश्मीरी में से कोई एक आनी चाहिए, कानपुर और लखनऊ के लिए भाषा है आपकी हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली या फिर नेपाली, मुंबई के लिए मराठी या फिर कोंकणी, नागपुर के लिए मराठी या फिर हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी या फिर मैथिली, और तिरुवनंतपुरम के लिए है आपकी मलयालम। तो ये आपकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, और ये लैंग्वेज का आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा चेक करने के लिए कि क्या आपको ये लैंग्वेज आती है। चलिए, तो ये थी आपकी नोटिफिकेशन। एक बार मैंने शॉर्ट में आपको सारी नोटिफिकेशन बता दी है, तो आप एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए ये देखने के लिए कि क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आपने ये फॉर्म भर लिए, अब क्या करें? अब आपको करनी है तैयारी। और तैयारी कैसे करनी है? पहले हमें प्रीलिम्स को टारगेट करना है और फिर हमें मेंस को टारगेट करना है, ठीक है। ऑल्दो जब आप प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे तो कुछ कुछ मेंस खुद ब खुद कवर हो जाएगा। आप जो है एक काम करिए, प्रीलिम्स टारगेट करना है तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स है। आप इन 3 सब्जेक्ट्स को फोकस करिए। तो जब आप इन 3 सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में तो यही 3 है, मेंस में भी 5 में से 3 यही सब्जेक्ट्स है। तो आप बाय 11 अप्रैल ये 3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, जिससे कि आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी और मेंस की भी हो जाएगी। और प्रीलिम्स में अगर स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाई करना है आपको प्रीलिम्स को, उसके मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं। ओके, बट अब तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए हमारा आरबीआई असिस्टेंट 2026 का बैच जो है, आप हमारी ऐप पे ये बैच रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है करियरविल। हाँ जी, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।
और इस ऐप पे बैंकिंग सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा। और इस बैच में आपको हम लाइव क्लासेस भी देंगे और रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। और इस बैच की कॉस्ट है, वैसे तो ये बैच हमारा 1999 का है, पर हम अभी फिलहाल इस बैच को आपको देंगे सिर्फ 799 में। 799 में आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। एडमिशंस ओपन है, जो जो बच्चे इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और आरबीआई असिस्टेंट को क्लियर करना बिल्कुल आपके लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है सिलेबस को कंप्लीट करना, जो इस बैच के माध्यम से हो जाएगा। सेकेंड स्टेज होती है आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जो हम YouTube पे भी बहुत सारी करवाते हैं और इस बैच में भी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और थर्ड एंड लास्ट स्टेज होती है मॉक टेस्ट। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए थोड़े कम कर लेना और मेंस के लिए आपको टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा, तो मेंस में थोड़े ज्यादा कर लेना, क्योंकि मेंस में स्कोर्स बहुत मैटर करते हैं कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये 3 स्टेजेस आपको कवर करनी है प्रिपरेशन में। तो सिलेबस जो है आपको हम इस बैच में कंप्लीट करवा देंगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो आपकी बैच में भी हो जाएगी, ओके। और साथ ही साथ आपका हमारा जो YouTube सेशंस चलते हैं, हर टीचर के कम से कम एक सेशन तो YouTube पे होता ही है, ठीक है, 2-2 भी चलते हैं। इस समय अगर मैं बताऊं तो मैथ्स के टोटल 3 सेशंस है इस समय YouTube पे। 3 घंटे मैथ्स की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रीजनिंग का मैं ले रही हूँ सेशन, रीजनिंग का भी आपका 2 घंटे का सेशन चल रहा है, ठीक है। और आपके जर्नल अवेयरनेस का, हिंदू एडिटोरियल का, इंग्लिश का सेशन, सभी टीचर्स के कम से कम एक सेशन जो है वो हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड, उस पे हम सेशंस लेते रहते हैं। और इनफैक्ट मैंने रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आज ही मतलब 17 Feb को सुबह 10 बजे बैंकर्स ग्राउंड पे आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो जो बच्चे इस प्रैक्टिस को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, ओके। और उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में हमेशा बच्चों को कहती हूं कि किसी एक प्लेटफॉर्म के नहीं, हर प्लेटफॉर्म के दो। हर नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जितने आपके पास टाइम है आप कवर कर सकते हैं। तो आपके पास जितना समय होगा उसके बाद आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, सो दैट आप वो सब कुछ कर रखा हो आपने जो बाकी बच्चे करके आ रहे हैं, ओके। आप कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन से मॉक टेस्ट बेस्ट है, तो मैं कभी भी इस चीज का जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ऑलमोस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सभी को कवर कर लो, ताकि आप लोग जो है अपने कंपेटिटर के लेवल पे हो, ओके। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। और हमारी जो क्लासेस हैं इस बैच में लाइव क्लासेस रहेंगी, हम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और हमारी जो पूरी टीम है उनको ऑलरेडी, ये हमारी पूरी टीम है जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स है, जिसमें कि यतेंद्र सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, मैं हूँ रीजनिंग पढ़ाऊंगी मैं आपको, सत्येंद्र सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, देन शुभम सर आपको मैथ्स करवाएंगे, ओके। उसके बाद आपको नेक्स्ट है शुभम सर, एक और है हमारे जीके वाले, ओके। और राशिद सर हमें आपको जीके पढ़ाएंगे, ओके। तो जीके के हमारे 2 टीचर्स हैं, करंट अफेयर्स भी आपको कवर करना होता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर करना होता है। तो ये हमारी जो पूरी टीम है इनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम, उनको प्रिपरेशन करवाते हुए और उनका सपना पूरा करते हुए। तो अब आपकी बारी है। हमारी इस पूरी टीम के माध्यम से आप इस आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को क्लियर करने का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लग रहा है हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम इस बैच में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जिससे कि हर वो बच्चा इस क्लास को लगा पाएगा जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आपने आज ही माइंड अपना वो फ्रेम किया ना कि हाँ मुझे बैंकिंग सेक्टर में आने और पता लगा आरबीआई असिस्टेंट की फॉर्म निकले हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, और उस हिसाब से आपको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाया जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि ये जो ऑफर है हमारा 799 में आप हमारे बैच को रजिस्टर कर सकते हो, ये ऑफर
बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से इस बैच को आप रजिस्टर कर लेना। और हमारी हर सब्जेक्ट की क्लास जो है वो डेली होती है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, नो, आपकी जिस दिन रीजनिंग की क्लास है अगले दिन डेली रीजनिंग, डेली मैथ्स, डेली इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास डेली होती है। अलग अलग टाइम हमने फिक्स किया हुआ और अपने अपने टाइम पे हम हर रोज क्लास लेते हैं। ओके, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, क्योंकि हम डेली क्लास ले रहे हैं तो एक दिन में आपकी कम से कम 5-6 घंटे की क्लास तो हो ही रही है, कम से कम, जो लेटर ऑन ऐड भी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने टीचर्स है, 6 टीचर्स है, तो कम से कम 6 क्लासेस तो रहेंगी आपकी। और लेटर ऑन हम जो है क्लासेस बढ़ा भी देते हैं, तो 6 से 7, 7 से 8 इस तरह से हो जाएंगी। तो इसीलिए हम जो क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे रखते हैं, ताकि आप लोग जो है मंडे टू फ्राइडे तो अच्छे से क्लासेस लगाओ, और सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, जिससे कि आपका पूरे 5 दिनों में जो सब आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको वो 2 दिन हम आपको देते हैं कि आप अपने हिसाब से प्लान करिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से पेपर क्लियर नहीं होता है। क्लासेस अटेंड करने के बाद उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, प्लस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये काम करने के लिए हम आपको 2 दिन देते हैं, अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज करिए और ये काम कर लीजिए। और आपको इस बैच में हम इस हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि आपका जो है प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स जितना सिलेबस हो जाए और मेंस से पहले मेंस जितना सिलेबस हो जाए। ओके, सो ये था हमारा न्यू बैच, जिसमें कि हमारी पूरी टीम जो है आप सभी बच्चों का सपना पूरा करने के लिए आप सबको तैयारी करवाएगी। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।